बेबाक सवाल करेंगे और बेबाक उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे। तो यही जानिए कि हमारे दर्शक बेकरार है सर। 24 सालाना आपकी ज़िंदगी का सफ़र रहा सर्विस का। सर आपका बचपन और आपकी पढ़ाई का वक्त और आपके सर्विस का वक्त सर किस तरह से गुजरा? ये कैसा है, वाले साहब सर्विस के सिलसिले में शुरू में कलम गए, कलम से ज़िला ट्रांसफ़र करके बाद में जो 2 ज़िले हुए लातूर और उस्मानाबाद, उसमें उनको लातूर तालुके के अंदर तांदुलजा के मुकाम पे उनकी पोस्टिंग हुई। वहाँ से फिर हमारा ननियाल औसा, वहाँ से फिर ट्रांसफ़र करके नागर सूबे पे उनकी बदली हुई ट्रांसफ़र। वहाँ पे उन्होंने 11 साल सर्विस की। फिर अब उधर वो साइड में हरे गाँव हमारा गाँव और इधर औसा, तो तालीम के लिहाज से इसकी वजह से, हर चीज़ों की वजह से, ननियाल होने की वजह से औसा में हम मुकीम हो गए और औसावासी हो गए। माशाल्लाह बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा, बहुत ही लाड़ प्यार मोहब्बत से लोगों ने मुझे पाला। तो नाना नानी तरफ के लोग हो, फिर दादा दादी की तरफ के लोग हों, फिर मोहल्ले में के लोग हों। ज़्यादातर वक्त मेरा कुरैशी मोहल्ले के अंदर हम रहे, बाबू टेलर के मकान में किराए से। उसके बाद जागीरदार सर थे, उनके मकान में हम किराए से रहे। उसके बाद 1988 में हम गणेश नगर में 3 कमरों का रूम बना के ऊपर पत्थर आ तरफ से कूड़, आखिरी मकान था हमारा उस ज़माने में 1988 में। अभी जो अरबी स्कूल है वहाँ से हमारे घर का बल्ब रात में दिखाई दिया करता। यानी इस वीरान जंगल में सबकी लोगों की दुआओं की वजह से, नाना नानी की दुआ, दादा दादी की दुआएं, उनका साथ और हमारे वाले साहब की मेहनत, ये करते करते बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हमारे फैमिली में 6 मेंबर, उनकी पढ़ाई हो, पढ़ाई की जस्तजू हो। लेकिन वाले साहब का ज़्यादातर जहन, नाना का ज़्यादातर जहन मुझे डॉक्टर बनाने के ऊपर ही था। क्यों? तो इस बात का एक उनको फ़िक्र थी। फ़िक्र कहने का मतलब कि उन्होंने जो मंसूबा किया था कि वो 12वीं के अंदर अच्छे मार्क्स होते हुए भी माली हालत कमज़ोर होने की वजह से डॉक्टर नहीं बन सके। तो मैं जो डॉक्टर नहीं बन सका, तो वो मेरी कमी मैं मेरे बच्चे के अंदर पूरी करूँगा, ऐसा उनका एक मुतालबा था। और अल्लाह ताला ने साथ भी दिया, उनका साथ, मेरी मेहनत, कड़ी मेहनत, औसावासियों की साथ बोलेंगे हर चीज़ में। फिर वो माली हालत की वजह से हो, किसी चीज़ की वजह से हो, फीस भरते में कोई पैसे कम हो तो उनकी मदद, फिर वो अपने हो गैरों की हो, सब लोगों ने मदद की। ऐसा बचपन यहाँ पे मेरा गुजरा। उसके बाद फिर अजीम उर्दू स्कूल से 10वीं पास होने के बाद मैं दानिश कॉलेज में 11वीं 12वीं साइंस पास करके फिर वहाँ से MBBS हो चुका। सर डॉक्टर बनने का ये फैसला आपकी बचपन से ही ये सोच थी या फिर आपके नाना के प्रेशर के बाद आपकी? नहीं, प्रेशर की ऐसी बात नहीं थी, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि डॉक्टर बनना है, ये बनना है। लेकिन जब मैं 11वीं 12वीं में लातूर गया, तो वहाँ का जो हमारा सर्कल था, यानी जो ग्रुप था वहाँ का, क्रॉप साइंस में मैं 11वीं 12वीं से था। बहुत लोग मेहनत करते थे वहाँ पे। पुरोहित सर मेन बॉस थे, प्रिंसिपल थे, ट्रक सर थे। वो लोगों ने इतनी मेहनत करी बच्चों पे क्रॉप साइंस के जो बैच बोले तो क्रीमी बैच, यानी उनका 90% से ऊपर ग्रुप है और ये लोग फ्यूचर के डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा एक मुतालबा था उनका। फिर उसके अंदर जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो जनरल ग्रुप या इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, मैकेनिकल ग्रुप, और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो फिर मैथमेटिक्स को छोड़ के क्रॉप साइंस। तो उस टाइम ही फिक्स हो गया था कि अब ये हमने मैथमेटिक्स ड्रॉप किया तो फिर हमको अब डॉक्टर ही बनना है वो हिसाब से। लेकिन जब मैं क्रॉप साइंस में 200 में से 200 मार्क लेके पास हो गया, तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई कि हमारे एक यूएस सर बोल के थे, इंग्लिश के टीचर, उन्होंने IAS की तैयारी करते थे। तो उनसे मैं बात करने के बाद बोले कि यू आर टैलेंटेड डॉक्टर, आई विल कॉल यू डॉक्टर, ऐसा बोला, बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी, और तुम कोई तो डिग्री करके आप IAS हो जाओ, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद मैंने फिर परभनी के अंदर एडमिशन लिया। लेकिन वाले साहब नाराज़ हो गए। क्यों नाराज़ हो गए? उन्होंने क्या बोला कि आपको क्या भी करना है, IAS करना है, IPS करना है, जो भी करना है, लेकिन मुझे MBBS डिग्री आपकी तरफ से चाहिए। फिर मेरा रुझान तो था ही डॉक्टर बनने के बाद। फिर मैंने सर से पूछा तो सर बोले कि वैसा कुछ नहीं, बोले दूसरा ग्रेजुएशन करने के बजाय MBBS ग्रेजुएशन करके भी आप फिर उसके अंदर IAS वगैरह कर सकते। फिर वहाँ से मैं अपने डॉक्टरी का सफ़र शुरू किया 91 से 95 शोलापुर में MBBS पूरा होने के बाद। उसके बाद फिर 2 साल सर्विस करनी पड़ती थी कंपलसरी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन को भी एडमिशन मेरा हुआ था,
लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि उस वक्त मेरा नौकरी करना बहुत ज़रूरी था। उस वक्त के मेरे 7,200 मेरे फैमिली के लिए बहुत ही काम वाले थे, क्योंकि वाले साहब ने मेरे पढ़ाई के लिए हर चीज़ दांव पे लगाई थी। फिर वो उनके पास जितनी पूंजी रखे वाली है, जो कुछ है, उस वक्त तक MBBS पूरा होने तक मेरा मकान जो है था कूड़ का मकान था। उसके बाद मैं MBBS के 1.5 साल तक साइकिल पे ही हॉस्टल से कॉलेज आना जाना करता था। उसके बाद फिर MAT गाड़ी मिली मुझे। उसके बाद मैं पास होने तक, नौकरी लगने तक मेरे पास MAT गाड़ी। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मैं आखिरी मरहले तक, यानी मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरे नौकरी का पहला दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसी वजह से मुझे बहुत ताकत मिलती है, जोश मिलता है, प्रेरणा मिलती है काम करने की। क्यों? तो जब मैं यहाँ से MAT पे निकला बोरी को, तो मेरे जेब में 20 रुपये थे। पेट के ऊपर मैंने 18 रुपये का पेट्रोल डाला, तो वहाँ से 2 रुपये लेके मैं बोरी चला गया। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने जो नवाजा था आपको, आप तो सामने देखते हैं। लेकिन जो कुछ भी है वो नाना नानी की दुआ, दादा दादी की दुआ और मेरी कड़ी मेहनत और वाले साहब का इसके अंदर जो मेहनत बोलेंगे उससे ज़्यादा साथ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोले कि तुम ये करो वो करो, ऐसा पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन हर बात MBBS को रहते हुए भी महीना 2 महीने में नाना आने का, उन्होंने बताने का, ऐसा करो भाई वैसा करो। लेकिन एक बात दोनों ने कॉमन बताई हमारे खानदान के अंदर, हर एक ने, फिर बुजुर्ग ने क्या बताई कि अपने वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना दूसरे को, और अपने हाथ से दूसरों का जितना भला हो जाए उतना करना। और किसी की तरक्की में अगर तुम उस जगह पे रुके वाले हैं और वहाँ पे उसको रुकावट महसूस हो रही तो वो जगह से निकल जाना। ये बातें मेरे जहन में बहुत अभी तक असर करती हैं। तो इसी तरह से आज तक मैंने जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं दी या किसी का हाथों से नुकसान नहीं किया। हमारे इतने कर्मचारी हैं, इतना स्टाफ है, लेकिन आज भी वो लोगों की जो मेरे पहले दिन मोहब्बत थी, आज भी वही मोहब्बत है। क्यों? तो कैसा है कि उनकी जिम्मेदारी का मैं एहसास उनको करके देता हूँ। मैं मेरा रौब जमाने की कभी उसके ऊपर कोशिश नहीं करता। और एक चीज़ ये रही सर, अभी आपके सर्विस का ये स्ट्रगल का सफ़र हो गया, लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं काफ़ी प्रेशर आपके ऊपर होता है, और इस प्रेशर में बेबाक तरीके से फैसले लेके आप आपके काम को अंजाम देते हैं। इस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। बिल्कुल कि लातूर ज़िले के अंदर एक डॉक्टर RR शेख नामी डॉक्टर जो बेबाक अपने फ़र्ज को अंजाम देने के लिए जाना जाता है, इसके ऊपर सर आपको वो ताकत आपको कहाँ से मिलती है? ये ताकत देखो कैसा है, कड़ी मेहनत का नतीजा है वो, और उसके अंदर मेरा पहले से स्टडी का नॉलेज है। मेरा सर्विस में आने के टाइम एक ही मकसद लेके मैं चला कि मैं गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ, बराबर है। गवर्नमेंट जो बोलेंगी वो मुझे करना जरूरी है, GR के हिसाब से। हाँ, अगर उसकी वजह से अगर कुछ फायदा किसी का हो सकता है, वो चीज़ को नज़रअंदाज करती है, पूरा नज़रअंदाज नहीं करते, यानी अपने बलबूते पे उसको कुछ मदद हेल्प हो सकती है, लेकिन वो चौकट के दायरे के अंदर ही रहते कि GR क्या बोलता है, ऐसा ऐसा बोलता है, तो GR के अंदर फिर वो कोई भी हो। इसी वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं। कई मसले मेरे सर्विस के अंदर पैदा हुए की तुम ऐसा करो, तुम्ही हे केलंच पाहिजे, असं केलं नाही सर, सॉरी, GR असा सांगतो आणि मी कुणाचं त्या ठिकाणी नुकसान हो देणार। उसकी बलबूते पे मुझे बहुत से गरीब लोगों की मदद करने में आई इस बलबूते पे, और वो सर्विस का मेरा एक प्लस पॉइंट माना जाता है। आज भी लोग मुझे उसी नाम से जाने जाते हैं कि ये आदमी गवर्नमेंट के रूल्स के छोड़ के कोई बात नहीं करता, कोई चीज़। अगर सर सिविल हॉस्पिटल में हर वो चीज़ नहीं है, सिविल हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट प्राइवेट में नहीं मिल सकता वो सिविल में मिल सकता है। अगर वहाँ पर आप जैसे कुछ काबिल अफसर वहाँ पर अगर बैठते हैं, आज हम हॉस्पिटलों के ताल्लुक से देखा जाए तो बस लूटमार चालू है। प्राइवेट स्टेशन की तरफ से अगर हम देखते हैं तो लूटमार चालू है, और सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट को उतना प्रतिशत नहीं मिलता सर, इस वजह से मजबूरन उसे प्राइवेट स्टेशन में जाना चाहिए। तो सर ऐसे डॉक्टरों के लिए आप क्या कहेंगे? डॉक्टरों का देखो कैसा है, एक तो मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि मैं पहले स्टाफ को, हमारे साथ वाले ऑफिसरों को एक बात बताता हूँ कि अपने हॉस्पिटल में आने वाला जो भी आदमी होता है वो गरीब होता है। बड़े लोगों के लिए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, बम्बई में है, इधर उधर दिल्ली बम्बई फॉरेन जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो 2 रुपये लेके आदमी अपने पास से उम्मीद करता है, वो उम्मीद को तुम पूरा करने की कोशिश करो। मैं उनको बताते रहता हूँ, आखिर में तुमसे कुछ नहीं बन सका तो 2 बातें मीठे करके उनको करो। आज मैं जब सर्विस करता था डॉक्टर बोल के, मेडिकल अफसर बोल के लाम जाना पे, अभी तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बोल के काम करता हूँ पूरे तालुके में, ज़िले में। तो उस वक्त कुछ लोगों की उम्मीदें ऐसी रहती थी कि 1-2 बातें डॉक्टर साहब ने अच्छी बात करना, ऐसी उनकी उम्मीद रहती थी। उसमें फिर काय चाल मामा बरेत का, आंखों में पानी आता लोगों के, तो वह डॉक्टर पूछ रहा हमको, घर के लोग कोई नहीं पूछ रहे। तो गवर्नमेंट हर चीज़ मुहैया करती है वहाँ पे, हर चीज़, लेकिन कुछ 2-3 चीज़ों की वजह से क्या है कि लोगों का जो रुझान है
या देखने की वजह। लेकिन इसके अंदर जो NRHM का जो प्रोग्राम आया ना, उसके बाद बहुत सा बदलाव आया है। जी जी हाँ, उसके अंदर कैसा हुआ है कि फैसिलिटी भी बढ़ गई, स्टाफ बढ़ गया, स्टाफ का नजरिया बढ़ गया, और हर वक्त मेरी कोशिश रहती है स्टाफ को और हमारे साथ वाले कलीग ऑफिसरों को बताने की कि तुम कोई भी आदमी आओ, उसके साथ पहले रिस्पेक्ट से बात करो, और उसका पहला क्या मसला है वो तुम जान के लो। फिर तुम OPD में बिजी हैं तो वो उसको बोलो कि बाबा तुम 12 के बाद आओ, 2 के बाद आओ, और उसके क्या मसले हैं और उसमें तुम मदद कर सकते क्या, ये तुम देखो। जब तक ये बात उस ऑफिसर के या वो डॉक्टर के दिल में है तो तब तक वो लोगों की मदद करता जाएगा। लेकिन एक बार पैसे कमाने की धुन उसके दिमाग में जमा हो जाएगी ना, फिर वो इंसानियत पे खरा नहीं उतरेगा। तो फिर अभी लोगों की मेंटेलिटी क्या होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो लूटमार होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। ये किस वजह से होता है कि कंपटीशन क्या कि इंसान को तसल्लीच नहीं कोई चीज़ कि मैं अब इतना कमा लिया, मैं यहाँ पे हूँ, वो सिर्फ कंपैरिजन करने लगा, उन्हें उसने उतना कमाया, मुझे उतना कमाना है, उतने कमाना। मैंने मेरे लाइफ में मेरी लाइफ किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं की, इसलिए मैं बहुत सुकून में हूँ। मैं मेरे रास्ते से चलता रहा हूँ और चलता रहूँगा, इसलिए मैं बहुत सुकून में हूँ। और मेरे हाथों से किसी का नुकसान हो या किसी को गलत एडवाइस मिले, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता और होने भी नहीं देता। इसीलिए शायद कि अल्लाह ताला का एहसान होगा, लोगों की मदद होगी या दुआएं होंगी, मोहब्बत होगी कि हर समाज का इंसान मुझे पसंद करता है। बिल्कुल सर के ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि वो उस वक्त में भावुक होता है। सर आपके 24 साल की करियर में कभी ऐसी कोई वक्त आया था कि आप उस वक्त में बहुत ज़्यादा भावुक थे? हाँ, बहुत मेरे लाइफ की ट्रेजेडी में 2 हादसे बहुत बड़े हो गए। अल्लाह ताला ने उससे उभारा वो चीज़ के अंदर से कि मेरी आइडिया का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर की वजह से होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके ऊपर बाद भी उभारा। लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी चली थी तो उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दुख कब हुआ कि हम इतने टॉप मुकाम पे हो। मैं आज तो 2014 में जब मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ तो जब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया कि मेरी माँ ऐसी थी कि सिर्फ उसको दिल से इतनी खुशी होती थी कि मैं किस ओहदे पे हूँ, मेरे बाबा का ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो चीज़ मुझे उस दिन बहुत बुरी लगी। मैंने मेरे अम्मी के लिए इतनी कोशिश करी कि पुणे का एक डॉक्टर तक परेशान हो गया कि बाबा एक माँ के लिए इतना कोई डॉक्टर कर सकता है क्या। कि जब पेसमेकर का इंस्ट्रूमेंट भी डाला था तो बोला 85,000 से तो लेके 2.5 लाख तक भी है। बोला टॉप में कौन सा है सर? तो 3,20,000 रुपये का है इंस्ट्रूमेंट। बोला वो बिठाने का। तो डॉक्टर बोला आप क्या बात कर रहे हैं, आप अगर ये तुम्हारे अम्मी को इंस्ट्रूमेंट बिठाएंगे तो ये अपने इंडिया में का 5वां इंस्ट्रूमेंट होगा। तो मैं उसको एक ही बात बोला सर कि जब मैंने मेरी लाइफ शुरू की थी साहब तो मेरे पास 2 रुपये थे, ये मिट्टी गाड़ी थी। लेकिन आज ऐसा मुकाम पे हो कि अल्लाह ताला ने मेरे को सब कुछ दिया है। तो मेरे अम्मी को मेरे को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया या इनकी ट्रीटमेंट की। तो आला से आला ट्रीटमेंट मेरे अम्मी को मिलनी चाहिए बोल के। तो वहाँ पे उसने कहा कि डॉक्टर साहब बोले मैं तुमको 3,20,000 नहीं लेने वाला, ये आपकी जो तड़प देख के 1,60,000 रुपये लिए होगा। अब ये देखो कैसी बात होगी। तो वो चीज़ मुझे आज तक खलती है, बुरी लगती है। क्या बुरी लगती है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ नवाजा लेकिन माँ को छीन लिया मेरे। अब वो अल्लाह ताला का राज वही जाने। तो उस बात की मुझे बहुत ही बुरा लगता है। सर जनता को अगर आप थैंक्स कहना चाहेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से? अभी जनता को मैं क्या थैंक्स दूँ, अभी कुछ अल्फाज तो नहीं है कि लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कोरोना के पीरियड के अंदर भी, इतना सहकारी किया। आज भी औसत तालुके के जो भी पदाधिकारी हैं, फिर वो पहले के MLA साहब हो 25 साल में मेरे जो सर्विस के अंदर आए, अभी के जो MLA साहब हैं, जो दूसरे ओहदे पे लोग हैं, वो लोगों की मोहब्बत प्यार। आज भी अगर हेल्थ का कोई मसला आता है तो पहला फ़ोन वो मुझे करते हैं। ये नहीं सोचते कि ये मुस्लिम डॉक्टर है या इसको कैसा पूछना ऑफिसर, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी सही राय देगा मुझे। आज जो लाभ तालुके के बलबूते के लिए या फलाह बहबूदी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, लोग प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, उसमें फिर अभी ग्रामीण रुग्णालय का अपग्रेडेशन करना है, भादे को ग्रामीण रुग्णालय बनाना है, ट्रॉमा केयर करना है। तो ये जो लोगों की तड़प है, बड़े बड़े ऑफिसरों की या MLA लोगों की या पदाधिकारियों की, तो वो लोग हर बात में मुझे शामिल करके लेते हैं। इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज तक उन्होंने जो कुछ भी मोहब्बत दी और इसके आगे भी वो देने वाले हैं, इसलिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने मेरे सारा सर्विस के अंदर, पढ़ाई के अंदर मदद की है, फिर वो वेब से हो या सामने आके हो, उनका भी मैं इस आपके स्टेज के माध्यम से आपको यहाँ पे सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा कल्चर चेंज हो गया डिसीज़ का, बीमारियों का। तो नई नई बीमारियाँ आती रहेंगी,
तो इसके अंदर एक ही बात बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सूचनाएं दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उनका आप सब लोग पालन करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, जिसकी वजह से हम वो बीमारी पे यहाँ पे फतह हासिल कर सके, विजय हासिल कर सकें। थैंक यू।